नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये गोला गोला रेखा जो खींची गई है, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा होती है इक्वेटर, जो कि परिधि के बराबर होती है। पृथ्वी की जो परिधि है, यानी पृथ्वी का गोल घेरा, उसके बराबर ये इक्वेटर रेखा होती है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये रेखा पृथ्वी के बीच में से गुजरती है, यानी मध्य में से गुजरती है। इसे विषुवत रेखा कहते हैं, क्योंकि सूरज उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ होता रहता है। तो यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तर विश्व बनाता है और 23.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण विश्व बनाता है। तो दोनों विश्वों को बीच में से काटने वाला व्रत विषुवत व्रत कहलाता है। तो इसको विषुवत व्रत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल लिखा हुआ है। तो नॉर्थ पोल की जो अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में हो गई है, और सेम ऐसे ही साउथ में ये एक बिंदु के रूप में हो गई है। जैसा कि आप ये पृथ्वी का डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में पोल थोड़ा अंदर की तरफ दबा रहता है और दोनों पोल अंदर की तरफ दबे रहते हैं। बाकी पृथ्वी जियोइड आकार की है। इन अक्षांश रेखाओं को हम पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचते हैं, तथा इनको खींचने के समय पर्वत, नदी, मैदान, महासागर, इन सब का पालन नहीं किया जाता। यानी इन कौन पर्वत ऊंचा है, उधर से अक्षांश रेखा जा रही है तो वो सीधी रहेगी, वो टेढ़ी मेढ़ी वहां से नहीं होगी। अक्षांश रेखाओं में जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ बढ़ते हैं, इनकी लंबाई में क्रमशः कमी होती जाती है, और नॉर्थ पोल पे आप देख रहे हैं एक बिंदु के रूप में रह गई। इन रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल में खींचा जाता है, तथा 0 डिग्री से क्रमशः 1 डिग्री से खींचते हुए नॉर्थ पोल 90 डिग्री और 0 डिग्री से खींचते हुए क्रमशः साउथ पोल की तरफ 90 डिग्री। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो रेखा 0 डिग्री के पास है वो उससे थोड़ी छोटी, उसके बाद वाली उससे थोड़ी छोटी, उसके बाद वाली उससे थोड़ी छोटी। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, इनकी रेखाओं में, इनकी लंबाई में, इन रेखाओं की लंबाई में कमी होती जाती है। अगर इनकी संख्याओं की बात करें तो आप बताइए कितनी संख्या हुई। यहाँ से हमने देखा 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हुए ये 90 डिग्री। तो 90 इधर हो गई और 90 इधर हो गई। तो 90 प्लस 90 यानी 180 प्लस एक 0 डिग्री यानी 181 टोटल अक्षांश हुई। लेकिन इसमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन करता है कि टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी, टोटल अक्षांश कितना। तो इसमें एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो चलो हम वो दूर करते हैं। अब आप देखिए, यहाँ नॉर्थ पोल पे एक अक्षांश है और यहाँ साउथ पोल पे एक अक्षांश है। दोनों अक्षांश एक बिंदु के रूप में है, तो हम इसको रेखा नहीं बोलेंगे। अब आप देख लीजिए कि 181 में से हमने 2 बिंदु यहाँ से निकाल दिए, तो 179 अक्षांश रेखाएं हो गई और 181 अक्षांश हो गए। अब इनमें एक और ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मानचित्र पर अक्षांश या अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी होगी। तो मानचित्र पर अक्षांश और अक्षांश रेखाएं जब हम इंगित करते हैं तो हम 180 डिग्री, ये 181 जो है ये पूरी इंगित करते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी एक रेखा के रूप में खींचा जाता है। तो इसलिए अक्षांश रेखाएं और अक्षांश दोनों मानचित्र पर 181 होती है। ये था एक
व्यू आपको डायग्राम की आपको पता लगे कि कैसी अक्षांश रेखाएं होती है। अब इन अक्षांश रेखाओं के बीच में देखिए, यहाँ से लेके यहाँ जितनी भी रेखाएं एक समांतर रूप में खींची गई है, यानी अक्षांश रेखाएं समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इनके बीच की दूरी देखिए, यहाँ से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, तो सभी के बीच की दूरी लगभग बराबर है। तो इसलिए ये इनके बीच की दूरी जो है लगभग बराबर होती है। इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच के गैप को हम जोन के नाम से जानते हैं। जो जोन, ये बीच का जो गैप है, खाली जगह है, इसको हम जोन के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो हर 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का लगभग फासला रहता है। तो ये अक्षांश रेखाएं और भी बहुत उपयोगी होती है। इन अक्षांश रेखाओं का निर्धारण हम जलवायु निर्धारण में भी करते हैं। अभी ये सब जान लेने के बाद हमारे दिमाग में एक चित्र बन गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, कैसी होती है और कैसे खींची जाती है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं कहते हैं किसको है। तो अब नेक्स्ट ये पृथ्वी का काल्पनिक एक्सिस है, जो कि सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये एक बिल्कुल सीधा वाला एक्सिस है, जो कि अभी हम यहाँ देख लीजिए, ये इसका काल्पनिक एक्सिस और इसका एक्चुअल एक्सिस। पृथ्वी ऐसे होनी चाहिए लेकिन इतनी झुकी हुई है। अब ये 23.5 डिग्री है और ये 66.5 डिग्री है। अब ये 66.5 को भी हम समझ लेते हैं कि पृथ्वी जब घूमती है तो उसको हम ऑर्बिटल पाथ कहते हैं उसका। तो ये अपने कक्षीय पाथ पे 66.5 झुकी हुई है और अक्षीय पाथ पे 23.5 डिग्री झुकी है। टोटल मिला के 90 डिग्री हो जाता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा है, जिसको ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट रही है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। अभी अक्षांश रेखा को समझने के लिए, उसकी डेफिनेशन समझने के लिए कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची जाती है, तो किसी भी स्थान का अगर हम अक्षांश हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए आप, ये पृथ्वी का केंद्र है और ये एक बिंदु है जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित है, यानी ये पृथ्वी है, गोल है। इस पृथ्वी के ऊपर, इसकी सतह के ऊपर कोई भी बिंदु है, उस बिंदु और पृथ्वी के केंद्र को मिला के एक रेखा खींच दीजिए और ये रेखा किसके सापेक्ष होगी, भूमध्य रेखा के सापेक्ष। ये भूमध्य रेखा है यहाँ, तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति कहाँ पे है और उस बिंदु और पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा खींच देंगे, तो जितने डिग्री का कोण भूमध्य रेखा के सापेक्ष बनेगा वो वहां का, उस बिंदु का अक्षांश कहलाएगा। और यही इसी को मिला के एक गोला गोला रेखा खींच दी जाएगी, जो इमेजिनरी लाइंस होती है, एक्चुअल लाइन नहीं होती, काल्पनिक रेखाएं होती है। तो वो उतनी डिग्री हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये 50 डिग्री हमने यहाँ पे कोण देख रहे हैं, ये 50 डिग्री। तो ये पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा है इस वह बिंदु को, और यहाँ से ये रेखा आर पे जाती है। तो ये दोनों 50 डिग्री पे, यानी 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ। ऐसे ही हम दक्षिण की तरफ खींच सकते हैं, ऐसे ही दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा और क्रम से जाते जाते पोल पे आके 0 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे आके साउथ पोल और 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये था इसकी डेफिनेशन, अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन कि अक्षांश कहते किसे हैं, कि अक्षांश पृथ्वी की सतह पे किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जो कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष होती है, यानी 50 डिग्री है तो 50 डिग्री अक्षांश। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश। तो कौन कौन से अक्षांश महत्वपूर्ण होते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है या जलवायु निर्धारण में उपयोग किया जाता है, दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है, पृथ्वी को अलग अलग कटिबंधों में बांटने में उनका उपयोग किया जाता है। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहला है मुख्य अक्षांश, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। इससे उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, जो हमारे देश से के बीच में से गुजरती है। यही वह रेखा है जो हमारे देश को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये उतना ही एंगल बना रहा है जितना डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम आर्कटिक सर्किल भी बोलते हैं। और उसके बाद में 90 डिग्री पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। इसी प्रकार दक्षिण की तरफ 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे अंटार्कटिक सर्किल और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। ये थे महत्वपूर्ण अक्षांश जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। इनके अलावा भी कुछ अक्षांश होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनका ज्योग्राफी में अध्ययन करने के टाइम में उनका जिक्र किया जाता है। इनमें यहाँ पे एक 23.5 के थोड़ा नीचे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको तापीय विषुवत रेखा बोलते हैं, क्योंकि विश्व के ज्यादातर मरुस्थल इसी लाइन में पड़ते हैं और पृथ्वी को प्राप्त होने वाला तापमान सर्वाधिक यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ बादलों की कमी होती है। यहाँ से कंटिन्यू हवाएं गर्म होके ऊपर उड़ती रहती है। यहाँ बादल नहीं बनते हैं, पेड़ पौधे भी यहाँ नहीं है, यहाँ पे बारिश भी कम होती है। तो बादल नहीं होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर नोट किया जाता है। क्योंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य लंबवत रहता है, पर यहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से, बारिश होने की वजह से, बादल होने की वजह से यहाँ के मुकाबले कम टेम्परेचर यहाँ पृथ्वी को मिलता है। यही कारण है कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद में यहाँ 23 से 23.5 डिग्री अक्षांश है, उसको हम बोलते हैं अश्व अक्षांश। क्योंकि पुराने टाइम में जब नाव में घोड़े लाद के लाते थे, तो ये अक्षांश पे आने के बाद में, क्योंकि ये पेटी जो है उच्च वायुदाब की पेटी है, हवाएं जो यहाँ से ऊपर उठती है वो यहाँ की उतरती है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो नाव पे प्रेशर आता था, तो प्रेशर कम करने के लिए कि नाव डूबे नहीं, इसलिए वो लोग कुछ घोड़े समुद्र में फेंक देते थे। तब से उन अक्षांशों का नाम अश्व अक्षांशों के नाम से जाना जाने लगा। ये घटनाएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ करती थी। उसके अलावा यहाँ पे दक्षिणी जो हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, उस गोलार्ध में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश, जो कि संपूर्ण जल से गुजरती है, यानी महासागर से पूरी गुजरती है। तो इनको गरजता 40, चीखता 60, भयंकर 50 के नाम से जानते हैं। तो ये हमने अभी बात की महत्वपूर्ण अक्षांशों की। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इनकी दूरी और इनके बीच के गैप के बारे में हम बात करते हैं। हमने बात की कि एक डिग्री जो अक्षांश है, उनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर के लगभग होती है, और इनके बीच के एरिया को हम जोन के नाम से जानते हैं। ये काल्पनिक एक्सिस है जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और ये 66.5 डिग्री जो कि इसका ऑर्बिटल पाथ के ऊपर आता है। तो हमें यहाँ पे दो चीज हमें वैसे भी पता होनी चाहिए कि पृथ्वी का अक्ष कितने पे झुका हुआ है और कक्ष कितने पे झुका हुआ है। यानी एक एक्सिस है और एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट 66 और एक्सिस 23.5। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कटिबंध, यानी जो अक्षांश है उनका जलवायु निर्धारण में उपयोग किया जाता है, और अक्षांशों की स्थिति के अकॉर्डिंग अलग पृथ्वी पे अलग अलग कटिबंध पाए जाते हैं और अक्षांशों के द्वारा उनका निर्धारण किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ पे ये भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच के कटिबंध को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं या टेम्परेट जोन कहते हैं। और 23.5 से 66 उत्तर और दक्षिण दोनों में टॉरिड जोन कहलाता है, यानी शीतोष्ण कटिबंध।
और उसके बाद में फ्रीज जोन यानी 66.5 उत्तर और दक्षिण से ध्रुवों की तरफ क्रम से फ्रीज जोन कहलाता है, शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये थे अक्षांशों के द्वारा निर्धारित अलग अलग पृथ्वी पे जोन, जिनसे हमारी जलवायु का निर्धारण होता है। कहाँ पे कैसे वनस्पति पाई जाएगी, घास पाई जाएंगी, कितनी बारिश होगी, ये सब डिसाइड होता है और इसी के अकॉर्डिंग इन कटिबंधों का निर्धारण किया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एक विश्व का मानचित्र के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट की लोकेशन कहाँ पे है और हमारा देश भारत जो है उसमें कैसा दिखता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यहाँ पे एशिया है, फिर अफ्रीका का नंबर आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कॉन्टिनेंट हो गए। फिर नंबर 5 पे जो है अंटार्कटिका आ गया, 6 पे यूरोप और 7 पे ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे करके 7 महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया सबसे बड़ा। ये कंटिन्यू है एशिया से लेके आप देखें यूरोप, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये कंटिनेंट की लोकेशन हमें पता होना चाहिए। फिर हमारा देश यहाँ पे भारत, ये देखिए एक तिकोना है, यहाँ पे श्रीलंका है छोटा सा। तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारा देश अफ्रीका से किस तरफ है, एशिया से किस तरफ है, ऑस्ट्रेलिया से किस तरफ है। ये लोकेशन का हमें आइडिया होना चाहिए। और यहाँ पे महत्वपूर्ण अक्षांश जो गुजर रहे हैं वो सभी अक्षांशों को दिखाया गया है। जैसे इक्वेटर को दिखाया गया है, इक्वेटर अपने देश के नीचे से गुजरती है, लगभग 876 किलोमीटर नीचे से गुजरती है। यह त्रिवेंद्रम नाम का स्थान है, वहां से अगर दूरी नापे तो 876 किलोमीटर लगभग दूरी रहती है। ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीच में से गुजरती है। आप ये देख रहे हैं, ये रेखा यहाँ से गुजर रही है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच में से गुजरती है, यानी भारत के काफी नीचे से ही गुजरती है। और यहाँ आप एक देख सकते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से इक्वेटर भी गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रही है। यानी ये अकेला महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये यहाँ पे साउथ अमेरिका है, इससे 2 रेखाएं गुजरती हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहीं पे विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है, अमेजन नदी, जिसका मुहाना बिल्कुल यहाँ इक्वेटर पे है। अमेजन नदी जो कि ब्राजील कंट्री में, जो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, उसकी नदी है अमेजन नदी। उसका मुहाना इसी रेखा के ऊपर बनता है। अब हम देखते हैं, ये था वर्ल्ड का एक ओवरव्यू ताकि हमें पता लगे। अब यहाँ पे देखो 66.5 पे आर्कटिक सर्किल है और यहाँ पे 66.5 पे अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ ये प्राइम मेरिडियन है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लाइन है जो थोड़ी कम गहरी है, वो सब देशांतर रेखाएं हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लें हम लोग। आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक सिंपल सा मैं फंडा बताता हूँ आपको, आप हिंदी में याद रखिए, अक्षांश और देशांतर। अब दोनों में लंबा कौन सा वर्ड हुआ बताइए, आप लोग बताइए। तो हम देखते हैं अक्षांश में 3 अक्षर हैं और देशांतर में 4, तो लंबा कौन सा, देशांतर। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा, देशांतर। ये सिंपल सा फंडा है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को डिफरेंशिएट करने का। तो देशांतर लंबा है तो ये लॉन्गिट्यूड वाला जो लाइन होगी वो देशांतर होगी। हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो रेखाएं लंबी खींची जाती है, ऊपर से नीचे लंबा होता है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो वही लॉन्गिट्यूड है, उसी को हम देशांतर बोलते हैं। चलो आगे का हम पढ़ते हैं इक्वेटर, कि हमारी इक्वेटर जो हम महत्वपूर्ण अक्षांश देखे थे, वो इक्वेटर कौन कौन से देशों से गुजरती है और उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए इक्वेटर आपको नजर आ रही है। इक्वेटर ये एक वर्ल्ड का मैप है जिसमें हमने अभी डिस्कस किया था एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अमेरिका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेटर, देखिए जो इक्वेटर है वो साउथ अमेरिका के कंट्री से सबसे पहले आके यहाँ टच होती है। अगर हम वेस्टर्न साइड से आते हैं तो साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद में वो एशिया के कंट्री से होके हुए बाहर निकल जाती है। तो कौन कौन से देश हैं इनमें देखिए, सबसे पहला है इक्वेडोर, यानी साउथ अमेरिका का सबसे पश्चिमी देश इक्वेडोर नंबर 1 पे। दूसरा यहाँ पे कोलंबिया, जिसकी सीमा पनामा से यहाँ टच होती है। यहाँ पनामा नहर है, ये पनामा सिटी है, तो ये पनामा से कोलंबिया इसका टच हुआ है। उसके बाद में ये निकलती है ब्राजील से, जो कि इसका सबसे बड़ा देश है। यहाँ अमेजन नदी का मुहाना है। उसके बाद में ये अटलांटिक महासागर में आती है और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है इसका अफ्रीका का, उसको बोलते हैं साओ टोमे। उसके बाद में ये देश है गेबोन। उसके बाद 6 नंबर पे जो है कांगो, उसके बाद में जायरे, उसके बाद युगांडा, फिर केन्या, उसके बाद में सोमालिया, उसके बाद मालदीव। ये यहाँ पे मालदीव पड़ता है लक्षद्वीप से नीचे। यहाँ से हम देखते हैं इन दोनों के बीच में से 8 डिग्री चैनल निकलता है, तो यानी 8 डिग्री अक्षांश। चैनल का मतलब ये 8 डिग्री अक्षांश के नाम से 8 डिग्री चैनल नया नाम दिया गया। तो यहाँ मालदीव से गुजरती है, उसके बाद आ जाती है इंडोनेशिया, उसके बाद में यहाँ किरिबाती आइलैंड है, उससे होके ये रेखा गुजरती है। तो ये था इक्वेटर के बारे में नॉलेज। और अब हम देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कि हमारे भारत देश को 2 बराबर भागों में काटती है। आप यहाँ देख रहे हैं नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। इन 8 राज्यों में सबसे पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां राज्य है मिजोरम। तो इसका एक फॉर्मूला भी जो है मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा, वो आप देखिए। उसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद करने का थोड़ा अच्छा रहेगा। ये हमारे देश से गुजरने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके सबसे नजदीकी राजधानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उसके अलावा झारखंड की रांची और मध्य प्रदेश की भोपाल है। ये तीनों राजधानी है, सबसे नजदीकी गांधीनगर और उसके बाद में रांची। तो ये नजदीक इसकी राजधानी हो गई। अब हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वर्ल्ड में कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो अब इसमें देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे शो की गई है, डॉटेड लाइन से हाईलाइटेड है, और जिन देशों से गुजरती है लगभग उनको येलो किया गया है। यहाँ पे एक डिस्प्यूट रहता है नाइजर से ये गुजरती है कि नहीं, तो बहुत सारी बुक्स में नाइजर का नाम नहीं आता, लेकिन यहाँ पे देखो येलो में नाइजर शो किया गया है। अगर नाइजर को लेते तो हम ये 17 हो जाता है, लेकिन यहाँ नाइजर के ऊपर से ही ये गुजरती है। हम एटलस के मैप में देखते हैं तो नाइजर का नाम इसमें नहीं आता। तो हम अगर वेस्टर्न साइड से देखते हैं तो मेक्सिको, उसके बाद बहामास, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, इजिप्ट, इतने देश इसमें से हो गए। उसके बाद में ये एशिया महाद्वीप में आ जाती है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसके बाद ओमान, फिर इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना और उसके बाद में यहाँ पे ताइवान। तो ये वो देश थे जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और लगभग सारे मरुस्थल यहीं पे, यहाँ पे अरब का मरुस्थल जो है वो है, यहाँ सहारा मरुस्थल है, यहाँ इंडिया का अपना थार का मरुस्थल है, तो यहाँ पे भी कुछ मरुस्थल है। तो ये सारे मरुस्थल लगभग इसी लोकेशन में आते हैं। सारे के सारे मरुस्थल हॉट मरुस्थल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय है और ये मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, तो ये एक और रेखा है जो
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जिन जिन देशों से ये गुजरती है सबको ग्रीन किया गया है। अब आप यहाँ से अगर हम वेस्टर्न साइड से देखते हैं, आप देखिए सबसे पहला देश पड़ता है चिली। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उत्तर से दक्षिण फैली हुई पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो चिली देश में है। यहाँ से ये निकलती है, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, पराग्वे, फिर ब्राजील, इन 4 देशों से इससे गुजरती है। और लगभग अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है और एक ऑस्ट्रेलिया। तो 6 और 4 10 देश हो गए। अभी आप देखिए यहाँ से हमने देखा चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, ब्राजील, ये 4 देश हो गए। फिर साउथ अटलांटिक ओशियंस में आ गई है। उसके बाद नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अमेरिका, फिर मोजाम्बिक, उसके बाद में मेडागास्कर, फिर उसके बाद में इंडियन ओशियंस में आ गई। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को बीच में से काटती हुई ये पैसिफिक ओशियन में आके एक गोल गोल चक्कर बनाती है। तो ये था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में कि किन किन देशों से गुजरती है और कौन से देश इस रेखा के ऊपर है, और 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीनों महाद्वीपों को काटती है। अभी हम देखते हैं आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जो कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है। ये आप देख रहे हैं आर्कटिक सर्किल, ये है नॉर्थ पोल, पृथ्वी का नॉर्दर्न पोल। तो नॉर्दर्न पोल पूरा समुद्र है। देखिए आर्कटिक ओशियन, ये आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पे पूरा का पूरा पानी है, ये बर्फ से हमेशा ढका रहता है। अभी आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री, यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन में आपको शो किया गया है, ये पूरा आर्कटिक सर्किल है। देख रहे हैं अभी आर्कटिक सर्किल। अगर हम किसी भी रेखा को अगर हमें याद करना है तो हमें उसका एक छोर पकड़ के और फिर उसको देखना है। जैसे हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हम देखते हैं कि अलास्का एक तरफ है और रशिया एक तरफ। तो दोनों को एक पेज पे ऐसे देखते हैं तो अलास्का पश्चिम में हमें हमेशा नजर आता है और रशिया हमें ईस्टर्न साइड में नजर आता है। तो हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें हर देश का नाम पता होना चाहिए, तभी हम ये रेखा कौन से कहाँ से गुजरती है हम याद कर पाएंगे। तो अब यहाँ अब देखिए, सबसे हम देखते हैं पहले अलास्का, पश्चिम से पूर्व की तरफ हम जा रहे हैं। अलास्का, उसके बाद कनाडा, उसके बाद ग्रीनलैंड, फिर आइसलैंड से थोड़ी सी गुजरती है ये ग्रीनलैंड, जहाँ पे नीचे लिखा देखो डेनमार्क, क्योंकि इस आइसलैंड पे ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इस पे डेनमार्क का कब्जा है, इसलिए यहाँ पे डेनमार्क लिखा है। तो एग्जाम्स में ये भी पूछते हैं कि निम्न में से किस यूरोपीय देश से आर्कटिक सर्किल गुजरता है, उसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क का नाम दे देगा। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में डेनमार्क तो हमारे यहाँ नीदरलैंड के आसपास है, तो ये ग्रीनलैंड से कहाँ से गुजरेगा, ग्रीनलैंड का नाम दे देगा, या डेनमार्क वहां दे दिया तो क्योंकि ग्रीनलैंड का नाम ना देके डेनमार्क का नाम दे देगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट वहाँ। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ। फिर ये आइसलैंड है, आइसलैंड की राजधानी है रिक्सविक, जो कि लगभग इसके पास में स्थित है। फिर उसके बाद में नॉर्वे, फिर स्वीडन, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद में रशिया। तो ये जो रशिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये रशिया यूरोप के अधीन है, उसके बाद में ये वाला रशिया एशिया के अधीन है। तो पूरा इसको हम यूरेशिया बोलते हैं। यहाँ से पूरा सर्किल गुजरता है। तो ये 8 देश हो गए जिनसे ये आर्कटिक सर्किल गुजरता है। अब यहाँ पे एक यहाँ से आती है उत्तरी अटलांटिक गर्म जल धारा, जो कि रशिया की तरफ तक आती है। यहाँ पे एक आइसलैंड पड़ता है, तो वो आइसलैंड साल में कभी भी जमता नहीं है। तो रशिया का एकमात्र आइसलैंड जो उत्तरी ध्रुव के नजदीक होके भी कभी जमता नहीं है। किस कारण? गर्म जल धारा के कारण। ये था आर्कटिक सर्किल।
हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट सर्किल। ग्रेट जैसा कि नाम से है, ग्रेट सर्किल क्या होता है? ग्रेट यानी महान, एक ऐसा सर्किल जो कि अगर हम मानो इस सर्किल को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अगर पृथ्वी का सेंटर पॉइंट हम लेते हैं तो ये सर्किल पूरा ऐसा है कि इसका इस सर्किल का पॉइंट, मिडिल पॉइंट और पृथ्वी का मिडिल पॉइंट दोनों एक है। यानी हमने एक चाकू लिया और पृथ्वी को एक साइड से काट के सेंटर से गुजारते हुए दूसरी तरफ काट दिया, तो इस किनारी पे, ये जो किनारी बनी काटने के बाद, इस किनारी पे जो जो स्थान उपस्थित है यानी स्थित है, यहाँ पे इस तरह से स्थित है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो इन स्थानों को मिलाने वाली रेखा से अगर हम हमारी परिवहन सेवाएं देते हैं तो वो सबसे कम दूरी की होगी। वायुयान सेवाओं का डायग्राम भी हम देखते हैं तो ऐसे गोला गोला आकृति का होता है। वो यही रीजन है कि उनको एक सीधी रेखा में शो नहीं करके एक गोला रूप में शो करते हैं, क्योंकि वो ग्रेट सर्किल का पालन करते हैं। तो पृथ्वी पर ऐसे ग्रेट सर्किल अनंत होते हैं संख्या में, क्योंकि पृथ्वी को केंद्र से काटने वाली अनेक रेखाएं यहाँ से हम गुजार सकते हैं, जो अनंत होती है, जो गिनी नहीं जा सकती। अब इसके बाद में हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जैसा कि हमने अक्षांश रेखाओं में देखा था कि नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, और ये देखो ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा थी 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रेखाएं हैं जो लंबवत खींची गई है, जिनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये रेखाएं यहाँ आके मिल जा रही है और यहाँ के सबसे अधिक चौड़ाई में है, उसके बाद में फिर इनकी चौड़ाई कम होती जा रही है। तो अब देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये देशांतर रेखाएं एक पूरा गोला नहीं होकर आधा गोला होती है, यानी यहाँ से लेके और फिर साउथ पोल तक आधा गोला, तो ये अलग देशांतर रेखा होगी, और इसके विपरीत साइड में अलग देशांतर रेखा होगी। जैसे यहाँ पे 105 लिखी हुई है ना, तो ये 105 है इधर, और इस 105 के विपरीत यहाँ पे दूसरी देशांतर रेखा होगी। चूंकि अक्षांश रेखा पूरी पृथ्वी को घेरती हुई एक ही होती है, और ये पूरी पृथ्वी को घेरने के लिए 2 देशांतरों की जरूरत पड़ती है। तो देशांतर रेखाएं एक पूर्ण गोला नहीं होकर अर्ध गोला होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अर्ध गोला होती है। इनके बीच की दूरी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है। नॉर्थ पोल पे इनकी बीच की दूरी 0, और इनके यहाँ पे इक्वेटर पे देख रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे 111.3 किलोमीटर। अगर माइल में बात करें तो 69 माइल से कुछ ज्यादा 69.172 माइल्स ये होती है, और अक्षांश के बीच में 69 माइल्स होती है। तो ये 0.172 माइल्स इसमें ज्यादा होती है। अगर माइल्स को किलोमीटर में करें तो 1.106 माइल्स लगभग रहता है। अब ये देशांतर रेखाएं भी इमेजिनरी लाइंस होती है, और ये कभी समांतर रेखाएं नहीं होती। आप देख रहे हैं समांतर नहीं है, यहाँ से इनकी दूरी जो है क्रमशः कम होती जाती है। अक्षांश रेखाओं की तरह ये समांतर रेखाएं नहीं होती, ये पोल पे जाके सभी रेखाएं मिल जाती है। यहाँ पे लगभग 45 डिग्री, अगर हम अक्षांश की बात करें तो यहाँ 79 किलोमीटर लगभग इन दोनों के बीच की दूरी रहती है। यहाँ 0, यहाँ 79, 45 पे हाफ पे, और यहाँ पे 111.3 किलोमीटर। देशांतर रेखाएं जिनका उपयोग जो हम है समय के निर्धारण में करते हैं, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा या स्टैंडर्ड मानक समय रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा करते हैं, प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं। इन रेखाओं को हिंदी में याम्योत्तर बोलते हैं, याम्योत्तर। तो ये सबसे प्रधान रेखा होती है 0 डिग्री, जो यहाँ पे देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये यहाँ लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है, इसी कारण इसको नाम ग्रीनविच रेखा नाम दे दिया गया। पहले ये रेखा जो है भारत की उज्जैन से गुजरती थी, फिर यूरोप के फेरोमेडियन द्वीप से गुजरती थी, और 1884 में इस रेखा को यहाँ से गुजरते हुए माना गया,
और इसी रेखा को मानक समय रेखा निर्धारण किया गया। यहाँ समय को मापने के लिए सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग जो थे, इनके नाम पे इसको स्टैंडर्ड समय रेखा बोलते हैं या मानक समय रेखा बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, उन्हीं के सम्मान में इसको रखा गया है। उसके बाद दूसरी इसके अपोजिट में यहाँ रेखा होती है देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर, जो कि दोनों तरफ से यानी पूर्व और पश्चिम, अगर हम यहाँ पश्चिम जाएंगे तब भी और पूर्व जाएंगे तब भी, दोनों तरफ जाने पे वो 180 डिग्री रेखा दोनों में कॉमन होती है। अब यहाँ से हम एक 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री पे जाएंगे वो रेखा, और यहाँ से 180 डिग्री पे वो एक दोनों में कॉमन रेखा होगी। उसके बाद हम देखते हैं जो 180 डिग्री होती है उसको इंटरनेशनल डेड लाइन बोलते हैं। इस रेखा से हमारी दिनांक का निर्धारण किया जाता है कि कहाँ सोमवार होगा, मंगलवार होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं देशांतर के बारे में कि देशांतर की डेफिनेशन क्या होगी। तो अगर हम देखते हैं कि ये यहाँ पे देखो ये चित्र दिखाया गया, इसमें ये और ये 0 डिग्री देशांतर है यानी ग्रीनविच रेखा है। तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी की सतह पे कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पे कोई बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति ग्रीनविच रेखा से के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, यानी पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ से ये कोणीय दूरी किसके सापेक्ष 0 डिग्री देशांतर के सापेक्ष पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। यहाँ पे 50 डिग्री कोण है, 50 डिग्री कोण है, तो ये पश्चिमी देशांतर हो गई, पश्चिम में है ना, और यहाँ पे पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर हो गई। ये नॉर्थ पोल है। यहाँ पे ये आप रेखा देख रहे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर नहीं है, ये इसके जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री देशांतर है, स्टैंडर्ड डेड लाइन यानी इंटरनेशनल डेड लाइन इसको बोलते हैं, ये वाली। तो ये थी इसकी देशांतर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल डेड लाइन जो हमने 180 डिग्री अभी पढ़ा, जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट में होती है। इसमें 3 मोड़ होते हैं और 8 विचलन होते हैं। ये सीधी नहीं है, इसका एक ही रीजन है कि जितने भी द्वीप पड़ते हैं अगर हम उनके बीच में से सीधा निकाल देंगे तो एक ही कंट्री के एक आइलैंड पे सोमवार होगा, एक पे मंगलवार होगा। तो ऐसा नहीं करने के लिए इस लाइन को जगह जगह से मोड़ दिया गया है और पूर्णतः समुद्र से गुजारा गया है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में ये रोज आइसशेल्फ से गुजरती है, जो कि एक जमीनी हिस्सा है, परंतु वहां पे कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, इसलिए हम जो है उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। तो ये संपूर्ण जल से गुजरती है। इसके पश्चिम में यहाँ बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे किरिबाती और टोंगा आइलैंड होता है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, यानी न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में जस्ट में टोंगा आइलैंड है, वहां से ऊपर थोड़ा किरिबाती है। तो वहां सबसे पहली सुबह होती है, यानी यहाँ अगर सैटरडे है तो यहाँ संडे है, तो ये एक दिन प्लस हो गया। जैसे हम पूर्व से पश्चिम इसको क्रॉस करेंगे एक दिन प्लस हो जाएगा। अब ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है, यहाँ पे लोग जो है इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से पूर्व जाए कहाँ से पश्चिम। तो इसको सबसे याद करने का सबसे तरीका है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो जैसे हम पृथ्वी की दिशा में जाएंगे घूमने की दिशा में तो एक दिन हम लॉस कर जाएंगे, और उसके अपोजिट दिशा में जाएंगे तो हम एक दिन गेन कर लेंगे। तो ये था इंटरनेशनल डेड लाइन का। ये जो है आर्कटिक सागर से चलती है, फिर चुकी सागर, फिर बेरिंग स्ट्रेट में समांतर चलती है बेरिंग स्ट्रेट के, उसके बाद में प्रशांत महासागर में आती है और लास्ट में अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाके साउथ पोल में मिल जाती है, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इसकी रहती है। उसके बाद में हम देखते हैं हमारी देश की जो मानक समय रेखा है वो क्या है। अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो ये अपना देश का मैप है, इसमें 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिखा है, तो ये 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो हमारे देश को दो बराबर भागों में बांटती है कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर है। पूर्व पश्चिम की दूरी को बराबर देखते हुए ये रेखा यहाँ इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजारी गई है। ये हमारे देश के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश,
उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा और सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश। तो इसका एक फॉर्मूला है उमच आओ, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, ऊ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उमच हो गया, और आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये आप देख सकते हैं। इससे हमें याद हो सकता है कि कौन कौन से स्टेट से ये गुजरती है। ये यहाँ पे लिखा मिर्जापुर, मिर्जापुर के चौराहे से ये गुजरती है। इसको 1906 में माना गया था कि ये रेखा रहेगी और हमारा जो है समय का निर्धारण इसी रेखा से होगा। ये 5 राज्यों से गुजरती है, क्योंकि अगर ये रेखा नहीं होती तो अरुणाचल प्रदेश के टाइम में और यहाँ गुजरात के टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता, कि यहाँ 4 बजती और यहाँ पे रात के 2 ही बजी रहती। यहाँ सुबह 8 बजे ऑफिस खुल जाते या 10 बजे ऑफिस खुल जाते, यहाँ सुबह के 8 बजे होते, यहाँ ऑफिस खुलते नहीं। तो ये सब की दूरी को हटाने के लिए या कम करने के लिए या मिटाने के लिए ये रेखा खींच के यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम एक ही होगा। यहाँ का लोकल टाइम अलग होगा, ये स्टैंडर्ड टाइम है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। लोकल टाइम हम बोलते हैं किसी स्थान पे, उस अक्षांश पे सूर्य की स्थिति क्या है, वो वहाँ का लोकल टाइम होगा। यानी अगर ये अक्षांश है, अगर सूर्य यहाँ पे लंब होता है तो यहाँ दिन के 12 बजेंगे, और जैसे जैसे सूरज ढलता जाएगा शाम होती जाएगी, जैसे जैसे उगेगा सुबह होती जाएगी। तो सुबह का टाइम रहेगा, दोपहर का टाइम होगा, शाम का टाइम। तो ये यहाँ का लोकल टाइम हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम इस अक्सर इस देशांतर पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा। पूरे देश के जितने भी देशांतर यहाँ से गुजर रहे हैं सभी पे स्टैंडर्ड टाइम एक रहेगा, लेकिन लोकल टाइम सभी देशांतर पे अपना अलग लोकल टाइम रहेगा। तो ये था लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। अब आप देखेंगे ये है विश्व का समय जोन, ये पूरा वर्ल्ड है। हम पूरे वर्ल्ड को यानी पूरी पृथ्वी को 24 घंटे में बांट देते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है सूरज को। तो हम इसको 24 टाइम जोन में बांट देते हैं, और हर एक टाइम जोन में 7.5 डिग्री देशांतर को हम देखते हैं, जो आधे घंटे का गैप लेकर रखती है। यानी 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 7.5 देशांतर चलेंगे तो जो टाइम होगा वो लगभग आधा घंटा करीब होगा। यहाँ 15 डिग्री चलने पे 1 घंटा हो जाता है। तो हमारा जो टाइम लिया गया है वो 82 डिग्री लिया गया है। यहाँ 5.5 घंटे आ गए, ये देख रहे हो आप। ये 4.5, 3.5, ये 6.5। जैसे जैसे हम यहाँ इससे ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे टाइम जो है आगे होता जाएगा। हमारा देश का टाइम 5.5 घंटे आगे है, ये 0 डिग्री देशांतर से, ग्रीनविच रेखा से। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ से हम पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ऐसे जैसे हम जाएंगे, जैसे हम यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, हम यहाँ से ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो 1 दिन प्लस हमारा हो गया। और अगर यहाँ से इधर क्रॉस करेंगे तो 1 दिन हमारा माइनस हो जाएगा। यानी वेस्ट टू ईस्ट हम जाएंगे तो 1 दिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमें यहाँ सुबह के 5:30 बजे हैं तो यहाँ पे रात के 12 बजे हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा और 1 दिन पूरा हो जाएगा। यहाँ घूमेंगे, जैसे इसको क्रॉस करेंगे अगला दिन आ जाएगा। लेकिन ऐसे इस तरफ जाएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा। तो ये था विश्व के समय जोन। अभी हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रेखा के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो इक्वेटर का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। यहाँ से ई, फिर यहाँ से क ले लिया, इक, ब्राजील से बार ले लिया, इक बार, फिर सा से सा ले लिया, ग से ग ले लिया, साग, कांगो का का ले लिया, साग का, जायरे का जा ले लिया, जा, वाई ले लिया ऐसे जाय, फिर केन्या का क ले लिया, जाय का। एक बार साग का जाय का। यहाँ सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती को लिख दिया सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक लिख दिया। एक बार साग का जाय का सामूहिक, ये एक फॉर्मूला हो गया, जिसे हम आसानी से इन 13 देशों का नाम याद कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो
लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका सूत्र है गुराम छपजा मित्री। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश गुराम, छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, गुराम छपजा मित्री, मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हैं। इसमें मेक्सिको और बहामास तो याद रखना पड़ेगा। ये जो कंट्री है इनका नाम याद नहीं रहता, इनके लिए आप देख लीजिए। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है वेस्टर्न माली, वेस्टर्न से वेस्टर्न सहारा हो जाएगा, माली से एम में 2 देश छुपे हुए हैं, मोरिटियाना, दूसरा माली, फिर MALI, तो ए वाले में अल्जीरिया हो जाएगा, एल से लीबिया हो जाएगा, आई से इजिप्ट हो जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। उसके बाद में ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक सऊदी अरबिया, UAE और ओमान। उसके बाद में ये तो हमें याद ही रहेगा कि इंडिया फिर बांग्लादेश से गुजरती है, फिर चाइना से जाएगी, फिर ताइवान। तो ये इजी रहता है, लेकिन यहाँ के अफ्रीकन कंट्रीज जो है इसमें मुश्किल रहते हैं। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, इसका एक फॉर्मूला देखिए। ये सब फॉर्मूले अपने बनाने से याद होते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। आप देखिए ये वाला जो है चिली है, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। तो चिल बाप, तो यहाँ से हम बना सकते हैं चिल, चिल्ली से चिल बना सकते हैं, और ब्राजील का बा और पराग्वे का पै, चिल बाप आ, चिल बाप आ में अर्जेंटीना भी ले लो और इधर का ऑस्ट्रेलिया भी ले लो, डबल ए लिखते हैं ना, डबल ए। तो चिल बाप आ, बोस नाम मोजाम्बिक, बोस से बोत्सवाना, ना से नामीबिया, मैं से मेडागास्कर, और से साउथ अफ्रीका, और मोजाम्बिक का मोजाम्बिक। तो ये इसका फॉर्मूला था। उसके बाद में आर्कटिक सर्किल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 कंट्री है जो आराम से याद रख सकते हैं। और देशांतर की बात करें तो हम देखिए, जो इसका फॉर्मूला हमने बता दिया था कि उमाचाओ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद हम देखते हैं 0 डिग्री देशांतर का। 0 डिग्री देशांतर के लिए यहाँ से ब्रिटेन से गुजरती है, फ्रांस से, स्पेन से, फिर अल्जीरिया, फिर माली, फिर बुर्किना फासो, फिर टोगो और घाना। तो इसका सूत्र है, बी से याद करेंगे, BA पास, अम्मा, बुरका, त्यागा। BA से ब्रिटेन, पास से फ्रांस, से स्पेन, BA पास, 3 कंट्री हो गई। अम्मा ऐसे अल्जीरिया, माँ से माली, अम्मा, बुरका से बुर्किना फासो, और त्यागा को याद रखेंगे टोगा, टो से टोंगा और गा से गाना। ये थे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले। तो इस वीडियो में हमने देखा, यहाँ पे ये वीडियो का एंड हो गया है। इस वीडियो में हमने पढ़ा अक्षांश रेखाएं, आगे देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, ये कैसी होती है, इसकी डेफिनेशन देखी हमने, फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश हैं वो देखे, फिर इनके बीच में गैप क्या होता है, कितने किलोमीटर का गैप रहता है, कौन कौन से कटिबंध किन किन अक्षांशों के बीच में है। उसके बाद में वर्ल्ड के मैप के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने इक्वेटर को देखा कि किस किस देशों से ये इक्वेटर गुजरता है और कौन कौन से महाद्वीप से गुजरता है। उसके बाद में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से स्टेट से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड के कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, किन किन महाद्वीप से ये गुजरती है। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन महाद्वीप से गुजरती है, किन किन कंट्री से गुजरती है। और फिर देखा आर्कटिक सर्किल किन किन कंट्री से गुजरता है, और ग्रेट सर्किल के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किया, यहाँ लॉन्गिट्यूड कौन कौन से 2 इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में उसकी डेफिनेशन देखी। फिर इंटरनेशनल डेडलाइन से पूर्व पश्चिम जाने पे कैसे दिन बड़े और छोटे होते हैं, यानी कौन प्लस और माइनस होता है, कहाँ कितने दिन की प्लस माइनस होती है। उसके बाद में हमने भारत की समय रेखा को देखा और किन किन स्टेट से गुजरती है उनको देखा। उसके बाद में विश्व के टाइम जोन देखे। तो ये आज की वीडियो का था
कि कैसे कैसे अक्षांश और देशांतर है। और अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन कौन से देश में है, और अपने देश में टाइम जोन 1 है तो क्यों लिया गया है, ज़्यादा टाइम जोन जिस देश में लिया गया है उसमें टाइम जोन क्यों लिया गया है, ये तो टाइम जोन का था। और आपको ये बताना रहेगा कि कौन सा महाद्वीप बड़ा छोटा, तीसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है, पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिनसे प्रमुख तीनों अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और से अच्छा वीडियो तुरंत मिलता रहे, सबसे पहले आप ही को वीडियो मिले। तब तक के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शनल ज्योग्राफी में पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।